वेलकम टू ब्रेन इजी चैनल। और आज हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ने वाले हैं। लास्ट जो हम पढ़ चुके थे, जो लास्ट लेक्चर लिया था हमने जलालुद्दीन खिलजी के बारे में लिया था। उससे पहले खिलजी डायनेस्टी कहाँ कैसे शुरू होती है, कौन से सन में होती है और फिर उसके संस्थापक कौन होते हैं, ये सब हमने पढ़ लिया था। अब हम अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ेंगे, जिनका कार्यकाल जो होता है, टाइम पीरियड जो होता है 1296 से 1316 तक होता है। हाँ, एक कहानी और बताना चाहूँगा मैं। 1296 में जैसे ही सुल्तान बनता है अलाउद्दीन खिलजी, तो क्या करता है, जलालुद्दीन के जो पूरा परिवार होता है, फैमिली होती है, उन सभी की हत्या करवा दी जाती है। ठीक है, अब इसके अभियान पे आते हैं। जो इसका जो फर्स्ट अभियान है, गुजरात अभियान, ठीक है, 1299 में हुआ था। काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये इकोनॉमिकली, इसलिए इस अभियान को करना पड़ा अलाउद्दीन को। क्या करता है, ये सेना भेजता है, खुद भी जाता है। तो ये गुजरात के क्षेत्र में जब अभियान करता है, तो यहाँ का जो राजा होता है, वो राजा होता है रायकर्ण बघेल। कौन होता है यहाँ, यहाँ मैं फिर रायकर्ण बघेल। ठीक है, ये रायकर्ण बघेल क्या होता है, जैसे ही हमला होता है इन पे, तो ये यहाँ से भाग जाता है अपनी बेटी को लेकर। इसकी बेटी का नाम देवल देवी होता है। तो इसको लेके भाग जाता है। कहाँ भाग जाता है ये भाग जाता है देवगिरी। देवगिरी, ठीक है। अब देवगिरी का राजा होता है राजा रामचंद्र देव। रामचंद्र देव, ठीक है। तो यहाँ का राजा जो होता है राजा रामचंद्र देव, इसकी शरण में रायकर्ण बघेल चला जाता है। ठीक है, और अलाउद्दीन के द्वारा इस पूरे क्षेत्र को लूटा जाता है। सोमनाथ मंदिर को भी लूटा जाता है, फिर से नष्ट किया जाता है। और यहाँ की जितनी भी धन संपत्ति होती है वहाँ यह लेके चला जाता है। ठीक है, और इस क्षेत्र को अपने कब्जे में ले लेता है। ठीक है, ये हो गई गुजरात अभियान की कहानी। अब जो इसका सेकंड अभियान होता है वो रणथंभौर अभियान। रणथंभौर अभियान की जो इसने जो इसका जो बेस बनाता है, पहले से जो प्लानिंग करता है, वो गुजरात अभियान में ही कर लेता है। ठीक है, अब रणथंभौर अभियान में जब जाता है, तो यहाँ का राजा कौन होता है, यहाँ का राजा होता है राणा हम्मीर देव। ये यहाँ की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कौन होता है, राजा हम्मीर देव। ठीक है, तो इस पर आक्रमण करने के लिए वो अपने एक सेना नायक को भेजता है। उसका नाम होता है नुसरत खां। ठीक है, नुसरत खां। तो ये नुसरत खां होता है राजा हम्मीर देव से पराजित हो जाता है। फिर क्या करता है, अलाउद्दीन खिलजी खुद ही आता है। खुद ही आता है यहाँ आक्रमण करने के लिए, और राजा हम्मीर देव मारा जाता है। और जो इसकी रानी होती हैं और जो दासियाँ होती हैं, वो सभी इसके साथ जौहर कर लेती हैं। ठीक है, इस जौहर का जो विवरण है, आंखों देखा विवरण विवरण वो किसके द्वारा बयां किया गया, अमीर खुसरो के द्वारा वो बयां किया गया है या लिखा गया है। उस टाइम की बात ही लिखी है, उसने आंखों से देखा था जौहर होते हुए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट अभियान होता है वो चित्तौड़ अभियान होता है 1305 में। चित्तौड़ के जो राजा होते हैं राणा रतन सिंह। आपने मूवी देखी होगी पद्मावत, राणा रतन सिंह। ठीक है, इन पे हमला करता है। कौन करता है, अलाउद्दीन खिलजी वर्सेस अलाउद्दीन खिलजी। तो क्या होता है, राणा रतन सिंह मारा जाता है, और इसकी जो रानी होती है पद्मावती, और जो भी दासियाँ होती हैं, सभी मिलकर जौहर कर लेती हैं। ठीक है, आपने मलिक मोहम्मद जायसी की बुक जो रानी पद्मावती के ऊपर है लिखी हुई है। ठीक है, अब जो अगला अभियान होता है वो होता है मालवा अभियान। कौन सा अभियान होता है, फोर्थ, मालवा अभियान। एमपीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है ये मालवा अभियान। मालवा अभियान जब ये करता है तो यहाँ के राजा कौन होते हैं, यहाँ के राजा होते हैं महलक देव। महलक देव, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये पूरा एरिया। ठीक है, यहाँ के राजा कौन होते हैं, महलक देव। ठीक है, सेना भेजी जाती है। तो इस अभियान में धार नगरी हो गई, चंदेरी हो गया, ठीक है, और उज्जैनी हो गया। इन सब क्षेत्र को जीत लिया जाता है। किसके द्वारा, अलाउद्दीन के द्वारा। अपनी इन्हीं विजय से खुश होकर अलाउद्दीन का क्या है, इस टाइम पे मनोबल बढ़ जाता है मालवा अभियान के दौरान। ठीक है, तो इसके मन में दो विचार आते हैं। एक विचार ये आता है इसके मन में कि ये सिकंदर की तरह विजय करेगा या विश्व विजय करेगा।
और दूसरा आता है कि अपने आप को खुद को पैगंबर मानने लगता है, पैगंबर, ठीक है। लेकिन इसका एक सलाहकार होता है, ठीक है, दिल्ली का सूबेदार अला उल मुल्क। तो इसको सलाह देता है कि सिकंदर की तरह विजय अभी नहीं की जा सकती, क्योंकि अभी हमारे द्वारा भारत का पूरा क्षेत्र नहीं जीता गया है, ठीक है, और हमारे पास कोई ऐसा योग्य वजीर भी नहीं है जो हमारी सहायता करके पूरे हम विश्व विजय कर सकें। दूसरा ये कहता है कि आप पैगंबर या खुद का धर्म नहीं चला सकते, ये उलेमाओं के काम है, ये धर्म गुरुओं के काम है। तो उसकी बात से ये सहमत हो कि सभी उद्देश्य को, जो 2 उद्देश्य हमने बताए थे, वो छोड़ देता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं दक्षिण अभियान की ओर। कौन सा अभियान? दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियान। दक्षिण अभियान में क्या होता है कि इसकी जो दक्षिण की नीति होती है, मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। दक्षिण की नीति होती है, जो उत्तर की नीति होती है, साउथ की जो प्लानिंग होती है, नॉर्थ की प्लानिंग, थोड़ा सा डिफरेंस होता है इनमें। क्यों? क्योंकि जिसमें उत्तर के जो क्षेत्र विजिट किए होते हैं, उनमें ये क्या करता है कि अपने जो खास लोगों को वहाँ नियुक्त करता है, ठीक है। लेकिन दक्षिण में ऐसा नहीं होता। दक्षिण में ये वो क्षेत्र विजिट करता है, लेकिन वो क्षेत्र अपने अधीन कर लेता है और टैक्स देने के लिए कहता है कि आप सालाना टैक्स दीजिए मुझे, आप जैसा भी राज चलाना चाहें चलाते रहिए, आप टैक्स दीजिए। तो इसकी दक्षिण विजय और उत्तर विजय की नीतियाँ अलग अलग होती हैं। तो दक्षिण विजय का भी हम पहला जो अभियान देखेंगे, कौन सा देखेंगे? देवगिरी का। ये 1306 में होता है देवगिरी के अभियान, 1306 में। आपको पता होगा देवगिरी का जो राजा था, कौन था वो? रामचंद्र देव, ठीक है, जिसने किसकी सहायता की थी? रायकर्ण बघेल की। हम पढ़ चुके हैं गुजरात अभियान में, ठीक है। तो क्या करता है कि ये अपनी सेना भेजता है और उसके द्वारा जो देवगिरी का राजा होता है रामचंद्र देव, वो हारा जाता है, ठीक है, और इन दोनों को बंदी बना लिया जाता है। और इसकी पुत्री होती है किसकी? रायकर्ण बघेल की पुत्री, जो यहाँ पर आई हुई थी, क्या नाम था? देवल देवी। देवल देवी, इसको भी कैद कर लिया जाता है। और अलाउद्दीन देवल देवी का जो विवाह है वो किसके साथ कर देता है? अपने पुत्र खिज्र खां के साथ, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इन दोनों को बुलाया जाता है और रामचंद्र देव जो है इसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है। और ये टैक्स देने का वादा करता है कि मैं टैक्स देते जाऊंगा हर सालाना, और इसको राय रायन की उपाधि भी मिल जाती है। राय रायन, इसकी उपाधि दे दी जाती है, ठीक है। यहाँ से ये चीज़ एंड हो जाती है। अब अगला जो अभियान देखेंगे हम, वारंगल का अभियान। वारंगल का अभियान, थोड़ी राइटिंग में जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, समझ लेना आप, ठीक है। तो वारंगल का जो अभियान है वो 1310 में किया जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो है मालिक कफूर जाता है और यहाँ का जो राजा होता है वो प्रताप रुद्र द्वितीय होता है, जो पराजित हो जाता है। और वो जो वारंगल का राजा होता है रुद्र प्रताप द्वितीय, वो क्या करता है? अपनी एक सोने की मूर्ति बनवाता है और ये सोने की मूर्ति अलाउद्दीन के दरबार में भिजवा दी जाती है, ठीक है। वो खुद नहीं जाता, जिससे कि उसको प्रूव हो जाए कि उसने अधीनता स्वीकार कर ली है। इसी तरह इस क्षेत्र को भी जीत लिया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज़ और बताना भूले, यहीं से कोहिनूर हीरा प्राप्त हुआ था। कोहिनूर डायमंड या हीरा यहीं से प्राप्त हुआ था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। गोलकुंडा की खान यहीं पे है ना, तो यहीं से निकाला गया था। अब हम आगे बढ़ते हैं द्वार समुद्र अभियान की ओर। द्वार समुद्र अभियान, ये जो किया जाता है 1311 में, 1311 में किया जाता है। अब इसकी हिस्ट्री क्या है ये जान। इसका वर्तमान नाम जो है वो हलेबिड है, इसको याद रखना। क्या नाम है? हलेबिड, ठीक है। अब 1311 में इस पर अभियान, यहाँ का जो राजा होता है वीर बल्लाल तृतीय, इसको पराजित किया जाता है। कौन राजा होता है? वीर बल्लाल तृतीय। इसको क्या किया जाता है? पराजित किया जाता है और इसको दिल्ली भेज दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने वीर बल्लाल तृतीय को पुनः द्वार समुद्र का शासक बना लिया और वार्षिक टैक्स देने के लिए बोल देता है। अब जो नेक्स्ट अभियान हम पढ़ेंगे वो है मदुरा या केरल।
मदुरा अभियान, ठीक है, केरल इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इसको देखना। अब यहाँ पे क्या होता है, मदुरा अभियान, ठीक है। यहाँ पे दो राजा होते हैं, कौन कौन से होते हैं, एक होता है सुंदर पांड्य, ठीक है, और एक होता है वीर पांड्य, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपसी जो उत्तराधिकारी के लिए दोनों में आपसी लड़ाई होती रहती है। और इसी बीच अलाउद्दीन अपनी सेना भेजता है, ठीक है। और सेना भेजने से ये क्या, दोनों भाग जाते हैं। जैसे अलाउद्दीन इनके द्वारा अधीनता स्वीकार नहीं करवा पाता, ठीक है। तो यहाँ का जो अभियान है वो निष्फल हो जाता है, ठीक है, निष्फल हो जाता है। और जो भी धन संपत्ति होती है यहाँ की लूट ली जाती है। अब जो नेक्स्ट फिर से अभियान होता है, फिर से कहाँ का, देवगिरी का। क्योंकि देवगिरी का अभियान पहले तो पढ़ चुके थे, लेकिन देवगिरी का अभियान इसलिए होता है क्योंकि अब जो रामचंद्र देव होता है उसका बेटा जो होता है शंकर देव, वो उत्तराधिकारी बनता है और वो दिल्ली के संपर्क से दूर हो जाता है, जिससे फिर से अभियान करना पड़ता है, ठीक है। और उससे फिर अपनी अधीनता जो है वो स्वीकार करवानी पड़ती है। ये हो गया। अब हम मंगोल आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। हैं मंगोल आक्रमण, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए हैं अलाउद्दीन के टाइम पे, ठीक है। किसके टाइम पे, अलाउद्दीन के समय में सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण हुए, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। अब सन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ। 1296 में हुआ, 97 में हुआ, 99 में हुआ, 1303 में हुआ, फिर 1307 में हुआ, फिर 1308 में हुआ, ठीक है। एक जो हम मेन आक्रमण हुआ था 1299 में, कुतलुग ख्वाजा के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। तो ये हार गए थे ये, इससे अलाउद्दीन से। फिर एक जो आक्रमण हुआ था वो तारगी के नेतृत्व में हुआ था, तारगी, ठीक है। जब तारगी के नेतृत्व में हुआ तो खिलजी का सेनानायक जो है जफ़र खां, ठीक है, वो क्या है, मारा गया, ठीक है। बहुत सारे आक्रमण हुए। और एक 1303 में भी हुआ था, ये भी मेन है। इसमें क्या हुआ था कि ये भी तारगी के नेतृत्व में हुआ था। इसमें क्या हुआ था कि अलाउद्दीन ने दिल्ली के में स्थित एक सिरी को अपनी राजधानी बना लिया था, ठीक है। और एक किलेबंदी कर दी थी ताकि मंगोल जो है वो घुस ना पाएँ, ठीक है। अब अलाउद्दीन के विरुद्ध जो विद्रोह हुए हैं उनको देखेंगे। अलाउद्दीन के विरुद्ध विद्रोह, ठीक है। तो हाजी मौला का विद्रोह आपने पढ़ा हुआ, काफ़ी फेमस है ये, प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट भी है, हाजी मौला का विद्रोह, ठीक है। तो ये क्या था पहले हम समझ। अलाउद्दीन के विरुद्ध कई विद्रोह, जिनमें से सबसे सशक्त विद्रोह था हाजी मौला का। हाजी मौला दिल्ली के पुराने कोतवाल फखरुद्दीन के सेवक थे, ठीक है। अलाउद्दीन के समय दिल्ली के कोतवाल अला उल मुल्क की मृत्यु के उपरांत तिमरजी को नया कोतवाल बना दिया गया। तो हाजी मौला जो स्वयं कोतवाल बनना चाहते थे, तिमरजी की हत्या करवा दी, ठीक है, तथा दिल्ली के लाल महल पर कब्जा कर लिया, किंतु इस विद्रोह को शीघ्र ही दबा दिया, हाजी मौला का विद्रोह, ठीक है, याद रखना है। अब अलाउद्दीन के कुछ भू राजस्व सुधार देखेंगे हम। सुधार, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी ने राजकीय आय में वृद्धि कर एक सशक्त सेना का निर्माण किया, ठीक है। इसने एक अच्छी सेना बनाई थी, ठीक है, राजकीय आय में वृद्धि कर, ठीक है। और अमीर वर्ग में धन के संकेंद्रण को रोकने के लिए भू राजस्व सुधार भी किए। जो अमीर वर्ग थे वो धन को इकट्ठा करके रख लेते थे, इस पर भी उसने सुधार किया। प्रथम चरण में तो अलाउद्दीन ने समस्त भूमि अनुदान, जो भूमि अनुदान होते थे पहले, इसके 3 रूप थे, ये आपको लिखना नहीं है, मिल्क, इनाम, वफ़, ठीक है। इस पद्धति को उसने, या इस प्रोसेस को, या इस सिस्टम बोल सकते हैं, इसको वापस ले लिया और उसने खालिसा भूमि, या फिर हम इससे कह सकते हैं जो राज्य है उसकी भूमि या गवर्नमेंट भूमि, ठीक है, उसमें उसने क्या किया, भू नियंत्रण किया, ठीक है, तब्दील कर दिया, ठीक है। सल्तनत काल में सबसे अधिक खालसा भूमि अलाउद्दीन के समय ही थी, इसको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सबसे ज़्यादा खालसा भूमि किसके टाइम पे थी, अलाउद्दीन के समय में, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं, हम आगे देखते हैं। तो इसने क्या किया था, भूमि की माप कराना शुरू किया था। पहली बार भूमि की माप किसने कराई थी, भूमि की पहली बार माप किसने कराई थी, अलाउद्दीन खिलजी ने कराई थी, ठीक है। या भूमि की पैमाइश भी बोल सकते हैं। अलाउद्दीन भूमि की माप कराने वाला पहला मुस्लिम शासक था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। भूमि की प्रत्येक इकाई पर कर निश्चित किया गया। अलाउद्दीन खिलजी की भूमि माप की पद्धति को वफ़ा ए बिस्वा कहा गया। इसको क्या कहा गया, वफ़ा ए
विश्वा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जहाँ वफा का मतलब होता है उपज, विश्वा का मतलब क्या होता है बीघे या 20वें भाग से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने ग्रामीण क्षेत्रों में के मध्यस्थ वर्ग खुद मुकद्दम चौधरी, जो जमींदार होते थे, जागीरदार होते थे, की भूमि की माप कराई, पर उन पर भू राजस्व निश्चित किया। ठीक है, जो मीडियम फैमिली के लोग होते थे उस टाइम पे, उनकी भूमि की माप होती थी और उन पर उस हिसाब से टैक्स लगाया जाता था। उनके परंपरागत अधिकार हुकूक एक होती, यानी कर वसूलने के बदले उपज का 10% व किस्मत एक होती। किसकों से अतिरिक्त वसूल किया गया कर पर पाबंदी लगा दी, जिससे कि मध्यम वर्ग का क्या हो गया, अंत हो गया। ठीक है, अब हम भू राजस्व की राशि के बारे में देखेंगे। तो भू राजस्व की जो राशि थी वो उत्पादन का कितना थी, 50%। ठीक है, ये याद रखना है। साथ ही कृषकों को एक 2 कर लगाए थे इसने, घरी कर, या इसको हम होम टैक्स भी कह सकते हैं या गृह कर भी कह सकते हैं, गृह कर, और एक था चरी कर, पशुओं को चराने वाला कर, चारा गाह कर। ठीक है, ऐसा ही बोल सकते हैं। भूमि की माप की यह पद्धति दिल्ली और दोआब क्षेत्र में लागू की गई थी। ठीक है, संपूर्ण साम्राज्य में नहीं। अलाउद्दीन ने भूमि को नकद के बदले अनाज में वसूलने की प्राथमिकता दी, उसे ही दीवान मुस्तखराज कहा गया। तो प्री के लिए इंपॉर्टेंट है दीवान मुस्तखराज, दीवान ए मुस्तखराज। ठीक है, ये किसने बनवाया था, अलाउद्दीन ने। प्री के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसी के साथ हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। जो भी कुछ डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।